Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I'm here to teach computer science course to the second year students of Rawalpindi Board. We are following the IT series book for computer science for second year, chapter number 10. We are covering input and output. Today is the last session of chapter number 10. We are going to finish the chapter today. Now we are going to start where we left off last time. We saw different programs within this chapter. लास्ट टाइम हमने ये एस्की कोड का प्रोग्राम किया था और हमने गेट सी एच और गेट सी एच ई को स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे गेट एस फंक्शन के साथ। Now we will see that what is a getS function. The getS function is used to input string value from the user. यूजर से आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी है तो उसके लिए हम गेट एस फंक्शन यूज करते हैं। नॉर्मली हम इसके लिए जो है वो स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं जिसके अंदर हम यूजर से कोई भी वैल्यू लेके तो वो स्टोर करा देते हैं। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। जो भी हम इनपुट लेंगे वो किसी न किसी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जाके हमारी इनपुट स्टोर होगी। स्कैन एफ के अंदर भी हम एंड का सिंबल डाल के तो उसके अंदर जो है स्ट्रिंग वेरिएबल किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। द यूजर कैन एंटर एनी टाइप ऑफ लेटर्स इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड स्पेसेस। तो किसी तरह के भी नंबर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर्स या सिंबल्स या स्पेसेस, ये सारे क्योंकि एस्की करेक्टर्स का पार्ट हैं तो ये हम स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे स्टोर करवा सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड द यूजर प्रेस एंटर की। जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर करनी है वो उसको एंटर करेगा। सारी वैल्यू जब उसने टाइप कर दी कीबोर्ड के साथ तो उसके बाद जो है वो एंटर की को प्रेस कर देगा एंड द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ये भी हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को वेरिएबल के अंदर किस तरह स्टोर कराते हैं। द नल कैरेक्टर इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दिस \0 इज नोन एज नल कैरेक्टर। अच्छा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है कि नल कैरेक्टर उसमें एंटर होता है। एक्चुअल में जो है वो नल कैरेक्टर उसके अंदर शो नहीं होगा कि उसके अंदर नल कैरेक्टर एंटर हो रहा है। तो वो बैक एंड जो है वो नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आपके वेरिएबल के स्ट्रिंग के आगे जो है वो एंटर हो जाता है जिससे वो ये बताता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग उसकी खत्म हो गई है। The syntax of getS function is as follows. इसका syntax क्या है? getS का कीवर्ड लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उसका नेम मेंशन करना है और आगे हमने सेमी कॉलन डालना है। वेरिएबल इसमें क्या है? It indicates the string variable in which the string is stored. जो भी स्ट्रिंग हमने स्टोर करवानी है उसका जो वेरिएबल होगा वो हम यहाँ पे गेट एस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कराएंगे। क्योंकि जो गेट एस के अंदर जो वेरिएबल भी नेम होगा हम जो टाइप करेंगे वो उस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनपुट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड स्टोर्स इट इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल str। हमने वेरिएबल सेट किया है स्ट्रिंग का str। str के अंदर जाके जो है हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो स्टोर करा रहे हैं। तो ये काम किस तरह करेगा? पहले प्रिंट एफ आएगा। प्रिंट एफ के अंदर हमने राइट डाउन किया एंटर अ स्ट्रिंग, क्योंकि ऊपर एक स्टेटमेंट आएगी तो फिर हम उसके अंदर कोई चीज एंटर करवा सकते हैं। फिर हमने गेट एस लिखा। अब यहाँ पे हम स्कैन एफ नहीं लिख रहे, स्कैन एफ पीछे हमने यूज किया था। गेट एस में हमने ब्रैकेट के अंदर जो है वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया और वो इसके थ्रू जो है इस वेरिएबल के अंदर जो है हमारी वैल्यू को जो हम एंटर करेंगे उसको स्टोर करवा देगा। सपोज द यूजर टाइप्स पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन एंड प्रेस एंटर, एंटर की। हमारे कीबोर्ड के ऊपर ये जो सबसे बड़ी की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टली बड़ी होती है वो स्पेस बार होती है और जो दूसरी बड़ी की होती है वो एंटर की होती है। तो एंटर हम जब प्रेस करेंगे ये टाइप करने के बाद तो हमारी स्ट्रिंग स्टोर किस तरह करके होगी? द स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन द str एज फॉलोज। str हमारे वेरिएबल का नेम है जो कि हमने उसको सेट किया हुआ है।
तो उसके अंदर बैक एंड मेमोरी में डाटा किस तरह स्टोर होगा वो ये नीचे मेंशन किया हुआ है कि हर एक सेल के अंदर एक एक डिजिट एंटर होगा, पी, फिर नेक्स्ट सेल में ए, फिर के, फिर आई, फिर एस, फिर टी, फिर ए और एन। और जहां पे आपकी स्ट्रिंग खत्म होगी वहां पे अब उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है? तो उसके आगे जो है वो मेमोरी में ऑटोमेटिकली नल करेक्टर को डाल देगा। null character is actually represented with backslash zero। ये बैकस्लैश जीरो जो है ये इंडिकेट कराता है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो आगे की जितनी भी स्पेसेस होंगी वो फिर सारी की सारी खाली जाएंगी। तो ये जो है ये हम नल कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ये बैक एंड मेमोरी के अंदर ये चीजें हो रही हैं, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ये बस ये बता रहे हैं कि बैक एंड वो किस तरह डाटा को स्टोर कराएंगे। तो वेरिएबल के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग पास ऑन करेंगे वो मेमोरी के एक एक सेल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेगा और जहां पे स्ट्रिंग खत्म होगा वहां पे ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर को डाल देगा। तो इस तरह जो है हमारा गेट एस का फंक्शन काम कर रहा है। नॉर्मली आपकी थ्रू आउट द बुक के अंदर हम गेट एस का फंक्शन कहीं पे भी प्रोग्राम्स के अंदर यूज नहीं करेंगे, अभी बस उसकी एग्जांपल्स हम यहीं पर ही देखेंगे। पर हमने जब भी अपनी वैल्यू एंटर करवानी होगी, चाहे हम इंटीजर कराएं, कैरेक्टर कराएं, स्ट्रिंग कराएं, तो वो सारी एंटर करवाने के लिए वी विल ओनली यूज द scanf function. Next we have the putS function. It is used to display the string on the screen. तो किसी भी स्ट्रिंग को आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए पुटस का फंक्शन यूज होता है। इसके अलावा जो हमने देखा था वो दैट वाज द प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन भी हमारी स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग डिस्प्ले कराने के लिए होता है। इट कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी ये डिस्प्ले करा सकता है और स्ट्रिंग वेरिएबल भी ये डिस्प्ले करा सकता है। तो ये दोनों टाइप के जो हैं वो पुटस के फंक्शन के थ्रू हम करवा सकते हैं। The syntax of putS function is as follows। इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे getS का। putS का वेरिएबल कीवर्ड लिखें और ब्रैकेट में जो है आप इसके वेरिएबल का नाम लिखें। यहाँ पे इन्होंने पैरामीटर लिखा हुआ है। पैरामीटर इज एक्चुअली द जो चीज हमने जिससे वैल्यू उठा के हमने डिस्प्ले करवानी है। इट कैन बी अ वेरिएबल, इट कैन बी अ कांस्टेंट। तो पैरामीटर क्या है? इट इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। In case of string constant, okay, this is a constant, it is written in double quotes। अगर कोई string constant होगा कि हमने as it is value शो करानी है तो वो हम फिर डबल कोट्स में लिखेंगे, वरना हम वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं। गेट एस के अंदर सिंपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास ऑन हो रही थी, इसलिए हमेशा यहाँ पे वेरिएबल नेम आता है। लेकिन पुट एस के अंदर हम कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं और हम वेरिएबल भी पास ऑन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज पैरामीटर। और पैरामीटर के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट भी आ रहा है और डबल जो कि हम डबल कोट्स में लिखेंगे, और वेरिएबल भी आ रहा है। ये उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे शो हैं। The following example displays the content of a string variable str on the screen। हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल str जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पे शो करानी है, तो पुट एस के अंदर ब्रैकेट में आप str वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी वैल्यू उसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। The following example shows string constant on the screen। स्ट्रिंग कांस्टेंट अभी हमने देखा था कि वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। पुट एस के साथ जो है इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो है हमारे पास पुट एस का प्रोग्राम है। वही चीज है कि हम स्पेसिफिकली हमें स्ट्रिंग के लिए जो है पुट एस और गेट एस यूज करने की जरूरत नहीं है, जब हमारे स्कैन एफ और प्रिंट एफ भी स्ट्रिंग वैल्यूज को इजीली हैंडल करवा सकते हैं। लेकिन these are the functions that could be used in C language program, so that is why we are studying over here। Okay, we have a program, right? A program that inputs a string and displays it on the screen। हम स्ट्रिंग इनपुट करवा रहे हैं और फिर उससे डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इसके लिए हमने गेट एस और पुट एस के फंक्शन यूज किए हैं। स्ट्रिंग इनपुट के लिए हम गेट एस यूज करते हैं और स्ट्रिंग आउटपुट के लिए हम पुट एस यूज करते हैं। सबसे पहले क्या किया, चार बुक। अब चार जो है ये करेक्टर डाटा टाइप के लिए, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हैं तो दिस बिकम्स अ स्ट्रिंग डाटा टाइप।
तो 4 बुक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 50 मेंशन किया, मीनिंग हम 50 स्पेसेस अलॉट कर रहे हैं। 50 स्पेसेस के अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप स्ट्रिंग एंटर नहीं कर सकते। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, क्लियर स्क्रीन आया, प्रिंट एफ में वी राइट ऑन एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। तो ये जो हमारे पास पहली आउटपुट है ये डिस्प्ले हो जाएगी, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। उसके बाद हमने क्या किया, वी सेड के इसके अंदर गेट एस और बुक। बुक जो है ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, ये जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो हम जो वैल्यू भी लिखेंगे, दैट इज वी आर राइटिंग होली कुरान ओवर हियर। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे बुक के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। देन प्रिंट एफ योर फेवरेट बुक इज। तो फिर पुट एस के अंदर हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को, जो कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। एंड गेट सी एच एंड आवर प्रोग्राम विल एंड। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। I'm just going to copy the program and paste it in dev C++. I'm going to create a new source file. Because for some reason its color is changed. I'm writing int main. Okay, this happens sometime and it is quite irritating कि आपके कर्सर जो है वो उसको सही तरह डिस्प्ले ना करा रहा हो। इसके कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो चेंज हो गया। printf, then getS, then printf, then putS, और getch की जगह we write return 0. Just going to change the inverted quotes over here. Now I'm going to save it. putS. I'm going to compile the program. 0 error, 0 warning. Now I'm going to run the program. Enter the name of your favorite book. So उसके अंदर mention था that was Holy Quran. Now I'm just going to enter and it is going to display the output. Your favorite book is, और यहाँ पे भी output में display हो रहा है. Okay, there is a space missing. तो यहाँ पे अगर मैं एक extra space डाल दूँ तो it should run. No, it is fine. So spaces with escape characters, you can rearrange or you can beautify your output. तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करके तो it is showing our result. Okay, we will move on. Next we have CLR SCR function, जो कि हम starting of C language से देखते आ रहे हैं।
CLR SCR function is used to clear the screen. स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम CLR SCR फंक्शन को यूज करते हैं. इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ क्लियर स्क्रीन. तो वो उसको पढ़ते ही CLR is short for clear and SCR is short for screen. When this function is executed, the screen is cleared and the cursor blinks on the top left corner. ये जो बात कर रहे हैं ना, cursor blinks on the top left corner, they are talking about Turbo C++. टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करता है. डेव सी प्लस प्लस डोंट यूज दिस फंक्शन क्योंकि वो बिल्ट इन जो है उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है कि वो आपकी स्क्रीन को ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है जब आप नया प्रोग्राम रन करते हैं. लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं होता. टर्बो सी प्लस प्लस में अगर आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं और आपने साथ में दूसरा प्रोग्राम भी ओपन कर दिया है और आप उसको भी रन कर रहे हैं, तो अगर उसमें क्लियर स्क्रीन का CLR SCR का फंक्शन मिसिंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पिछले प्रोग्राम को भी साथ में लेके एग्जीक्यूट करेगा और उसकी वजह से उसमें एरर्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे. तो उसके अंदर मस्ट होता है कि हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जरूर लिखें. तो टर्बो सी प्लस प्लस के केस में जब आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये आपकी स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करके तो कर्सर जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाता है. तो फिर जो नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो फिर सिर्फ उसकी आउटपुट जो है वो उसके अंदर आती है. दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन द हेडर फाइल conio.h. ये conio.h की हेडर फाइल के अंदर मौजूद है. The syntax of CLR SCR function is as follows: CLR SCR bracket open close और semicolon. ये थ्रू आउट की आपकी बुक के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स है सारों में ये फंक्शन यूज हो रहा है क्योंकि आपकी बुक के अंदर जो 8 चैप्टर के अंदर भी हमने देखा था तो जो इन्होंने इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है दैट इन्वायरमेंट इज फॉर टर्बो सी प्लस प्लस. पर उसकी ब्लू स्क्रीन होती है और इवन मैं उसका यहाँ पे डेमो लेक्चर भी स्टार्ट करूँ तो वो हर चीज को बैक एंड पे जो है वो डिस्प्ले नहीं होने देता जब आप टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन को ओपन करते हैं. तो एंड उसकी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी भी नहीं है. डेव सी प्लस प्लस में काम करना आसान है. हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स इजीली रन कर सकते हैं इसमें और प्रैक्टिकल वाइज भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे भी आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप टर्बो सी प्लस प्लस में करें. हाँ, पर ये है कि अगर टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोग्राम रनिंग करेंगे तो फिर आपकी बुक के अंदर जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो आप एज इट इज उसके अंदर टाइप करेंगे, उसमें कोई और चेंजेस नहीं होंगी. डेव सी प्लस प्लस में तो मैंने आपको 3 चेंजेस करने को कहा था कि वॉइड मेन की जगह इंट मेन करें. क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हम यूज ही नहीं करते उसमें क्योंकि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आप उसमें राइट डाउन करेंगे इट विल जनरेट एन एरर. सो वी डोंट राइट क्लियर स्क्रीन फंक्शन. आई विल शो इट टू यू लेटर ऑन. इसके बाद हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ जो है दिस इज अनदर कीवर्ड जो कि हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज के अंदर सी लैंग्वेज की मौजूद है. इट इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डेटा वैल्यू. ये जब हम साइज ऑफ एनी डेटा वैल्यू की बात करते हैं हमने पढ़ी है डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. उसके अंदर हमारे पास 4 डेटा टाइप है. इंट डेटा टाइप है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है. तो ये जितनी भी डेटा टाइप्स हैं इनके साइज को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो इन डेटा टाइप की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकता है. इट गिव्स अ नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय दैट वैल्यू. ये नंबर ऑफ बाइट्स भी हम इनके पहले देख चुके हैं. 4 के अंदर सिंगल बाइट होता है, इंट में डबल बाइट्स होते हैं. तो इसी तरह वो बढ़ते जाते हैं जैसे ही डेटा टाइप की वैल्यूज चेंज होती जाती हैं. सिंटेक्स क्या है? द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस ऑपरेटर इज साइज ऑफ और ब्रैकेट के अंदर ऑपरेंड. तो जैसे हमारे पास गेट एस और पुट एस था वैसे ही हमारे पास साइज ऑफ है कि साइज ऑफ का कीवर्ड रखें और ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप ऑपरेंड या वेरिएबल जो है वो मेंशन करें. द ऑपरेंड कैन बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट. तो ऑपरेंड जो है वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है. हम बोथ वेज से इसको कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर इज साइज ऑफ का कीवर्ड लिख के बीच में हमने एन डाला है, हमने वेरिएबल डाल दिया
या हम इंटीजर वैल्यू डाल दें दैट इज 10, या हम फ्लोट वैल्यू डाल दें दैट इज 4.5, या फिर हम पूरी स्ट्रिंग डाल दें जो कि डबल कोट्स में आती है, तो वो भी हम उससे भी हम साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो उसका साइज इन बाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. This is the last program of your book. Write a program that displays the sizes of different data types. Data types की हमने sizes find out करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सारी की सारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगा रहे हैं. अब इसके अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट में द साइज ऑफ चार, सबसे पहले हम चार का साइज निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा द साइज ऑफ चार. इसके बाद इसके अंदर क्या हो रहा है, परसेंटेज डी. अब चार जो है एक्चुअल में तो वो परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता है, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो हमें नंबर ऑफ बाइट्स बता रहा है. तो साइज ऑफ के अंदर जो है हम चार को लिखेंगे तो वो चार की बाइट्स हमें बता देगा, दैट विल एक्चुअली बी 1. तो ये जो साइज ऑफ और ब्रैकेट में हम डाटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये हमारी परसेंटेज डी के अंदर जो है वो यहाँ पे पास ऑन हो रही है. तो दिस इंटायर वैल्यू इज गिविंग अस द डाटा टाइप और द नंबर ऑफ बाइट्स फॉर चार वेरिएबल जो कि हम इंटीजर फॉर्म में जो है अपनी आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर. और यहाँ पे सारों में हम परसेंटेज डी को ही यूज करें, क्योंकि ये हम साइज इन बाइट्स जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में चाह रहे हैं. तो इसलिए जितने भी साइज ऑफ बाइट्स होंगे उन सारों के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज डी को ही यूज करेंगे. इसके अलावा इन चार के बाद जो है वो हमारे पास इंट डाटा टाइप का हमने निकालना है, तो साइज ऑफ इंट लिखते हैं, तो वो इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू जो है नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे शो कर देगा. फिर फ्लोट की निकालनी है, तो साइज ऑफ के अंदर हम फ्लोट मेंशन कर देंगे, तो ये फ्लोट की नंबर ऑफ बाइट्स यहाँ पे लिख देगा. फिर इसी तरह हम लॉन्ग के लिख देंगे, तो लॉन्ग के जो है वो साइज ऑफ लॉन्ग उसकी डाटा टाइप बताएगा, दैट इज एक्चुअली 4. और फिर उसके बाद डबल की साइज ऑफ डबल लिखेंगे, तो साइज ऑफ डबल के अंदर जो है उसके कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं, दैट इज 8, वो यहाँ पे शो हो गए. और उसके बाद लॉन्ग डबल है हमारे पास, दिस इज अनदर डाटा टाइप. तो लॉन्ग डबल जो है साइज ऑफ के अंदर हम लॉन्ग डबल भी लिखेंगे, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक ओवर हियर, तो उसके अंदर भी जो है हमारे नंबर ऑफ बाइट्स जो यहाँ पे शो हो जाएंगे, दैट इज 10. नाउ वी आर गोइंग टू रन द प्रोग्राम. I'm just quickly going to correct the mistake. Now I'm going to copy paste this entire program in dev C++ environment. Okay, this time I'm going to leave the clear screen option over here. ये clear screen की option अगर बीच में ही रहे तो उसकी वजह से क्या होगा. I'm just going to quickly move them all ahead. ये पीछे भी रहने से इनके अंदर एरर जनरेट नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल प्रोग्रामिंग सीक्वेंस या एक्चुअल में प्रोग्राम राइटिंग के अंदर इट्स अ गुड थिंग कि आप इसको जो है सीक्वेंस जो है वो सही करके रिप्रेजेंट करें. Now I'm going to quickly correct the inverted quotes sequence जो कि हमारे हर प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है. जस्ट बिकॉज द कलर स्कीम इज चेंज, तो उसकी वजह से ये सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट एफ की वो रेड कलर में शो हो रही है.
ये देख रहे हैं आगे सारी लाइन रेड हो रही है। जब तक इन्वर्टेड कोट्स क्लोज प्रॉपर नहीं होंगे तब तक जो है ये आगे सारे को प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर कंसिडर करेगा, और उसकी वजह से भी आपके पास एरर जनरेट हो सकता है, बिकॉज हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लोज कराना है। ओके, वी हैव डन अ लॉट ऑफ कोडिंग थिंग्स, तो इसके अंदर हम एरर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह से मैं सेमी कॉलन मिस कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट को मैंने कंप्लीट नहीं किया। नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेव द फाइल। साइज ऑफ के नाम से मैं कर रही हूँ इसे। Here I'm going to save it. Now I'm going to compile it. Okay, now I'm getting a lot of errors. फर्स्ट जो हमारे पास एरर आ रहा है वो हमारे पास ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट का आ रहा है। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर एरर क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि इसके इन्वर्टेड कोट्स को मैंने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया। अब ये मैंने क्लोज कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू चेक इट। ये हमारा ऊपर यहाँ पे क्लियर स्क्रीन मेंशन है। अब ये क्लियर स्क्रीन में भी एरर दे रहा है, CLR SCR वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सो बेसिकली ये जो है ये हमारे पास डिक्लेरेशन के अंदर नहीं आता इन डेव C++। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट अगेन। अच्छा, यहाँ पे एरर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, लेकिन प्रिंट एफ में एक्चुअल में ऊपर वाली लाइन में जो है वो सेमी कॉलन जो है वो हमारा मिसिंग है। तो ये सेमी कॉलन मैंने एंटर कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। Now there are 0 errors and 0 warnings. Now let's just compile and run. Here you can see all the values or data types of our uh, the bytes in our data types are given. The size of char is 1, the size of int 4, size of float 4, size of double 4, size of long 4, size of double 8 और size of long double। अच्छा, long double उसके अंदर 16 वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे 10 नहीं होगी, फिर यहाँ पे डेफिनेटली 16 वैल्यू होगी। क्योंकि प्रोग्राम जो है वो एक्चुअल वैल्यू हमारी जो उठा रहा है वो प्रॉपर लाइब्रेरी से उठा के इनकी डाटा टाइप्स बता रहे हैं। यहाँ पे इंटीजर भी इसके अंदर 4 शो हो रहा है। ओके, लेट्स लीव इट एट 10। टर्बो C++ के केस में इसकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी। नॉर्मल इस तरह का प्रोग्राम जो है आपके पेपर में आया नहीं करता है, लेकिन डेव C++ के अंदर ये हमारी सारी वैल्यू स्टोर हो रही हैं। तो इफ यू आर आस्क्ड टू रन द प्रोग्राम, तो आप रन करके शो कराएंगे, तो इसमें आपको जो मिस्टेक्स हैं वो आगे ये नहीं कह सकते कि आपने जो काम किया वो गलत किया, क्योंकि ये जो है आपकी सी लैंग्वेज की बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो इस तरह करके डाटा शो करवा रही हैं। Okay, that is it for chapter number 10. I hope you have grasped the main concepts of C language. The next chapter, 11 chapter and 12 chapter, these are the most important chapters of your book from programming point of view. क्योंकि 11 चैप्टर में आपके कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स वो सारी आती हैं, और 12 चैप्टर में आपके सारे के सारे लूप्स आते हैं। तो आपके जो बुक के आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस ज्यादातर प्रोग्रामिंग के आते हैं वो 11th और 12th चैप्टर में से ही आते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस और लूप्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ही ज्यादातर पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन वो चीजें आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आपको मेन प्रोग्रामिंग की बेसिक्स ना पता हो। सो दैट इज व्हाई वी हैव डन द all the basics of programming from chapter number 8 to chapter number 10. Okay, that is it for today's lecture.
Thank you for listening. In case of any queries, you can left it in the comment section below. Do subscribe the channel and Allah Hafiz.